14 है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को, उसकी स्पीड को, स्पीड रेगुलेशंस को, स्पीड रेगुलेशंस को। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ना कुछ डेरिवेशंस की थी। आज उन डेरिवेशन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और साथ में एक टॉपिक तब रह गया था, साथ साथ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर देन फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करेंगे। एक स्पेसिफिकली ज़रा आज आपने इंटेंशन से रहना है, एक्टिव होकर रहना है, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी हैं और कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको हिंट दूंगा, सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। मैंने सॉल्व नहीं किए इंटेंशनली, जानबूझ के मैंने उन्हें सॉल्व नहीं किया ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो मेक श्योर कि आप लोग ज़रा क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। लास्ट टाइम हमने स्पीड रेगुलेशन तक की बात की थी, तो आज हम थोड़ी सी उसी की एक्सटेंशन है जो लास्ट टाइम मिस हो गई थी। वो था हमारा टार्क एंड स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। इनका जो रिलेशन था वो लास्ट टाइम मिस हो गया था, तो उस वहां से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी मोटर द टार्क एंड स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बेसिक टू फैक्टर्स जो है ना वो टार्क और स्पीड है। स्पीड किस चीज से वो रोटेट कर रही है, और टार्क वो है जब कि वो किस पावर के साथ मूव करेगी, जो मूवमेंट है उसकी क्या पावर होगी जो वो फोर्स के बाद मूव करती है। when the torque increases the speed of a motor increases and vice versa। टार्क इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। स्पीड का टार्क कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। वो जो फोर्स उसको रोटेट करवाती है वो ज्यादा होगी तो स्पीड डेफिनेटली ज्यादा होगी। एक्चुअली टार्क वही फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है, जो कि आर्मेचर को रोटेट करवा रही होती है। वी हैव सीन दैट फॉर अ डीसी मोटर, जो स्पीड का हमने रिलेशनशिप निकाला था बैक ईएमएफ से, उसके मुताबिक स्पीड ऑफ एनी मोटर एन इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट वैल्यू ली थी हमने, वो पीछे डेरिवेशन में है, इनटू बी माइनस आई ए आर ए, ये हमारा ई बी के बराबर होता है बाय फ्लक्स डिवाइडेड बाय फ्लक्स, या के ई बी हमारे पास बैक ई एम एफ है और डिवाइडेड बाय फ्लक्स। क्योंकि के हमारा कांस्टेंट होता है तो आप इसका मतलब है कि आपका जो आपकी जो स्पीड है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, बैक ईएमएफ के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर। बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी स्पीड। तो इसके अलावा हमने पीछे ये बात की थी कि टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, तो टार्क आपका इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। इफ द फ्लक्स डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से अगर फ्लक्स की वैल्यू हम कम करते हैं, द मोटर स्पीड इंक्रीजेज, मोटर की क्या चीज है, स्पीड इंक्रीज करेगी, वाइस वर्सा है। बट फ्रॉम इक्वेशन 2 द मोटर टार्क डिक्रीजेज, तो मोटर का टार्क जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी। अगर स्पीड इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फ्लक्स इंक्रीज फ्लक्स डिक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। और इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक अगर फ्लक्स डिक्रीज करता है तो टार्क डिक्रीज कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द इंक्रीज इन मोटर स्पीड मस्ट बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज टार्क। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि मोटर की जैसे स्पीड इंक्रीज हो उसी के साथ साथ जो है वो टार्क भी इंक्रीज हो। इंडीड इट इज सो इन दिस केस, लेकिन इस इक्वेशन से ये ऐसा हो रहा है। सो व्हेन द फ्लक्स डिक्रीजेस स्लाइटली, जब फ्लक्स थोड़ा सा कम होता है, तो अब उस फिनोमेना को समझाने की बात कर रहे हैं कि टार्क और स्पीड कैसे मेंटेन होती है। व्हेन द फ्लक्स डिक्रीजेस स्लाइटली, जब आपका फ्लक्स जो है वो थोड़ा सा कम होता है, द आर्मेचर करंट इंक्रीजेज टू अ लार्जर वैल्यू। ये अगर आप ये देखें, ये दोनों में से क्या है, जैसे ही फ्लक्स कम होगा तो इसको कांस्टेंट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आर्मेचर करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एज अ रिजल्ट, इन स्पाइट ऑफ द वीकेंड फील्ड, कि अगर हमारी फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
although कम है, the torque is momentally increase, torque increase हो जाएगा to a high value and will exceed constant considerably, और बढ़ता जाएगा the value corresponding to the load. जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो आपका टार्क इंक्रीज होगा, ठीक है जी। तो ऑल दो आपका फ्लक्स डिक्रीज हुआ है और स्पीड के इंक्रीज होने से, लेकिन आपका टार्क जो है वो आर्मेचर करंट के जरिए इंक्रीज होता जाएगा। द सरप्लस टार्क जो ज्यादा है अवेलेबल काजेज द मोटर टू एक्सेलरेट, जो रिक्वायर्ड टार्क जितना कम होना था उससे जो ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली ये बैलेंस आउट हो जाएगा ना, फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स कम होने की वजह से टार्क ने कम होना था, लेकिन आर्मेचर की वजह से वो इंक्रीज कर गया और एक्सेसिवली इंक्रीज कर गया। तो टोटल टार्क जो उसमें से माइनस कर देंगे जो डिक्रीज होना था, तो उसके बाद जो सरप्लस बच जाएगा, जो बाकी बच जाएगा, द सरप्लस टार्क अवेलेबल काजेज द मोटर टू एक्सेलरेट एंड बैक ईएमएफ टू राइज, और बैक ईएमएफ उससे इंक्रीज कर जाती है, जिसका फार्मूला हमने देखा था पी एफ जी एन डिवाइडेड बाय 68। स्टडी कंडीशन ऑफ स्पीड, स्टेडी स्टेट कंडीशंस, जब वो नॉर्मल स्पीड और टॉर्क मेंटेन हो जाएगा, विल अल्टीमेटली बी अचीव्ड व्हेन बैक ईएमएफ हैज रिजन टू सच अ वैल्यू दैट आर्मेचर करंट के मुकाबले में बैक ईएमएफ की जितना आर्मेचर करंट इंक्रीज हुआ था उतना ही अगर आपका बैक ईएमएफ में भी इंक्रीज आ जाएगा तो स्टेडी स्टेट कंडीशंस आ जाएंगी। आर्मेचर करंट किसके बराबर होता है, वी ए बैक ईएमएफ माइनस ओवर आर ए, develops torque just sufficient to drive the load। तो तब आपका लोड और स्पीड जो है वो आपस में मेंटेन हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? बच्चे यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके बच्चे, ये सिंपल सी एक बात हमने बात की है, स्पीड और टार्क का रिलेशनशिप। एक्चुअली क्या था, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि जैसे ही आप स्पीड इंक्रीज होती है हमारी, ये हमारी इक्वेशन जो है, स्पीड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक टार्क को भी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे स्पीड इंक्रीज हो टार्क भी इंक्रीज हो, टार्क भी मेंटेन रहे, डिक्रीज ना हो। तो उसके लिए क्या होता है कि आप आर्मेचर करंट में सरप्लस, जैसे ही फ्लक्स कम होता है तो सडन चेंजेस आते हैं आर्मेचर करंट में, क्योंकि आर्मेचर करंट जो है वो डायरेक्टली टार्क को कंट्रोल कर रहा होता है तो टार्क इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो डिक्रीज और इंक्रीज का जो सरप्लस है वो जो है वो स्पीड को मेंटेन करने के काम आएगा। और बाद में हमने ये बात की कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर स्टेडी स्टेट आ जाती है, यानी कि टार्क और स्पीड मेंटेन हो जाते हैं। वो क्या है कि जब आपका बैक ईएमएफ जो है वो उतना ही इंक्रीज कर जाए जितना आपका आर्मेचर करंट में इंक्रीज हुआ है। इस बात को समझाने के लिए लेट अस इलस्ट्रेट द above point with a numerical example। Suppose a 400 volt shunt motor is running at 600 rpm taking an armature current of 50 ampere। वोल्ट्स कितने हैं 400, स्पीड कितनी है 600 आरपीएम, और करंट कितना ले रही है 50 एम्पेयर आर्मेचर करंट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.28 ओम, या ओम हो गया। लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ सडन रिडक्शन ऑफ फ्लक्स बाय 5% ऑन द मोटर। तो अगर फ्लक्स में 5% कमी आती है तो क्या इफेक्ट आएगा मोटर के ऊपर, ये अब हम देखते हैं एग्जांपल के जरिए। हमें पता है कि आर्मेचर में जो ईएमएफ जनरेट होती है वो किसके इक्वल है, V माइनस जो अप्लाइड वोल्टेज है माइनस आर्मेचर के करंट मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर की रेजिस्टेंस। अप्लाइड वोल्टेज कितने हैं 400, आर्मेचर करंट कितने हैं 50 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कितनी है 0.28 ओम। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 386। आर्मेचर में जो ईएमएफ जनरेट हुए हैं वो कितने हैं 386 वोल्ट। वी नो दैट EB जो बैक EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स की और स्पीड के। इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड सडनली
अगर फ्लक्स की वैल्यू कम हो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ के, बिकॉज इनर्शिया ऑफ हैवी आर्मेचर प्रिवेंट्स एनी रैपिड चेंज इन द स्पीड, क्योंकि आपका जो इनर्शिया है आर्मेचर का वो किसी भी बड़े चेंज को रेजिस्ट करता है. सो it follows that when the flux is reduced by 5%, the generated EMF must follow suit. तो बैक ईएमएफ को भी इसी तरह से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका फ्लक्स कम हुआ है तो बैक ईएमएफ को भी कम होना चाहिए. लेकिन दस एट द इंस्टेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्लक्स, एट द सेम टाइम जब फ्लक्स में कमी होती है तो क्या होता है, बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी 0.95. 95 क्या था जो उसमें कमी हुई है, 5% कमी हुई, अगर 1 था तो उसमें 5% कमी हुई तो वो पॉइंट फ्लक्स में जो कमी हुई, ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ना ये वाली, ये ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के. तो अगर फ्लक्स में 5% कमी हुई है तो ईबी में भी 5%, बैक ईएमएफ में भी कमी होनी चाहिए ना, तो उसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है जी. तो यानी इस टाइम पे अगर 5% उसमें कमी आई है तो बैक ईएमएफ को कितना होना चाहिए 366.7. इस इंस्टेंस पे आर्मेचर करंट क्या होगा, आइए डैश के साथ इस स्पेसिफिक केस के V माइनस ईबी ओवर आर है 400 माइनस 3666 डिवाइडेड बाय 0.28 यानी 118.9 एम्पियर. अगर आप देखें पहले कितना था 50 एम्पियर, अब कितना हुआ उस इंस्टेंस पे, almost more than double. Note that a sudden reduction of 5% in the flux has caused the armature current to increase about 2.5 times the initial value. तो वो initial value के approximately 2.5 time increase हो गया है. This will result in the production of high value of torque. तो इसकी वजह से टार्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले 50 एम्पीयर था, आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टार्क भी 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा. हाउएवर सून द स्टेडी स्टेट कंडीशन विल प्रिवेल, जल्द ही वो जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, तो क्योंकि बैक ईएमएफ उसके बराबर हो जाएगा. दिस विल डिपेंड ऑन द सिस्टम इनर्शिया. इनर्शिया होती है रेजिस्टेंस मूवमेंट के अगेंस्ट. द मोर रैपिडली द मोटर कैन अल्टर द स्पीड, किन की चीजों पे, इनर्शिया पे कितनी जल्दी वो स्पीड चेंज कर लेती है. द सूनर ईएमएफ राइजेस, ईएमएफ कितनी जल्दी बैक ईएमएफ इंक्रीज होती है, एंड द आर्मेचर करंट फॉल्स, और आर्मेचर करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. यहां तक बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो एग्जांपल के साथ भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, एलैबोरेट किया गया है, तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे पहले. एनीवन? बच्चा किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर. ओके जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी आपके सामने एक एग्जांपल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. ये वो जो हमने लास्ट टाइम सारी डेरिवेशंस की थी, स्पीड रेगुलेशंस की, स्पीड रिलेशंस की, टार्क की, आर्मेचर टार्क की, शाफ्ट टार्क की, तो ये उससे रेलिवेंट आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल नंबर 1 क्या कहती है, आर 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट नो लोड. नो लोड के ऊपर 230 एम्पियर के 230 वोल्ट की जो शंट मोटर है वो 5 एम्पियर ले रही है, एंड रन्स एट 1000 आरपीएम, और एक 1000 आरपीएम की स्पीड से मूव कर रही है. कैलकुलेट द स्पीड, हमने वो स्पीड कैलकुलेट करनी है व्हेन लोडेड, जब उसके ऊपर लोड लगाया जाए, एंड टेक अ करंट ऑफ 30 एम्पियर, और वो करंट जो है वो ड्रा करे कितना 30 एम्पियर का. द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.2 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितनी है 0.2 और फील्ड रेजिस्टेंस 230 ओम रेस्पेक्टिवली. ठीक है जी, ये दोनों चीजें बता देंगी, ये 3 चीजें दोबारा से. 230 वोल्ट्स की डीसी शंट मोटर है जो कि 5 एम्पियर पर नो लोड कंडीशन में 1000 आरपीएम की स्पीड से चल रही है. हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है जब उसके ऊपर लोड लगाया जाए और वो 30 एम्पियर करंट ड्रा करे.
और आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.2 ओम है और फील्ड रेजिस्टेंस कितनी है फील्ड सर्किट की 230 ओम है। तो सबसे पहले हम नो लोड कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। उससे नो लोड कंडीशन में अगर आप अपने जेहन में लेकर आए शंट मोटर का शंट मोटर की कंसेप्ट, तो आपके जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में आपकी शंट वाइंडिंग होगी। तो जो करंट शंट में फ्लो कर रहा होगा शंट वाइंडिंग में उसको शंट करंट कहेंगे, जो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा वो आर्मेचर करंट होगा, जो आर्मेचर में बी बैक ईएमएफ डेवलप होगी उसको EB1 से रिप्रेजेंट किया गया और जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है उसको N1 कहा गया। तो ISH शंट करंट जो है वो पैरेलल में कितना है, शंट वोल्टेज जो कि 230 है, V ओवर R होता है ना I, और रेजिस्टेंस भी इसकी 230 ओम है। तो ओवरऑल ये शंट करंट कितना है 1 एम्पियर। तो अगर हमें चूंकि आपको पता है कि आर्मेचर करंट जो है वो डिवाइड होता है शंट करंट में और लोड करंट में, तो अगर हमने यहाँ से आर्मेचर करंट फाइंड आउट करना हो, शंट करंट हमें पता चल चुका है, लोड करंट जो है वो 5 एम्पियर पहले से बता दिया गया है नो लोड की केस में। तो आर्मेचर करंट जो आई ए वन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्पीड 1 पर है जो 1000 आरपीएम की है। तो ये क्या हो जाएगा लोड माइनस शंट करंट, लोड कितना है 5 एम्पेयर और शंट करंट कितना है 1 एम्पेयर, तो ये कितना आ जाएगा 4 एम्पेयर। तो अगर आर्मेचर में उस टाइम पे जब आपका नो लोड है 4 एम्पेयर करंट है तो बैक ईएमएफ कितनी होगी EB1 जिसका फार्मूला है V अप्लाइड वोल्टेज माइनस IA IA यहाँ पर ये वाला और RA जो रेजिस्टेंस है वो 0.2 230 माइनस 4 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 229.2 वोल्ट। बैक ईएमएफ कितनी है 229.2 वोल्ट और इस टाइम पे हमारी स्पीड कितनी है 1000 आरपीएम। अब हमने लोड लगा दिया, लोड लगाने से क्या हुआ कि आपकी जो आर्मेचर करंट है वो चेंज हुआ कितना कि लोड करंट माइनस शंट करंट तो उतना ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस में चेंज नहीं है और अप्लाइड वोल्टेज में चेंज रही है तो वो तो उतना ही रहा। तो आपका लोड करंट कितना हो गया, सॉरी आर्मेचर करंट जब आपने लोड लगाया कितना होगा 30 माइनस 1 यानी 29 एम्पेयर। जब आपने लोड लगाया तब कितना है आर्मेचर का 29 एम्पेयर। इस पर बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगी V माइनस IA दैट मींस V 230 माइनस 229 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये आ जाएगा 224.2 अगर नो लोड पर 229 है और जब आपने लोड लगा दिया तो 224 है। सिंस इट इज अ शंट मोटर सो फ्लक्स विल बी कांस्टेंट एट बोथ कंडीशन, नो लोड और फुल लोड के केस में कांस्टेंट फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर स्पीड रेगुलेशन का आपने फार्मूला पढ़ा था N2 ओवर N1 इज इक्वल टू N2 मतलब स्पीड 2 N2 ओवर N1 इज इक्वल टू बैक ईएमएफ 1 ओवर बैक ईएमएफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्सेस थे, तो फ्लक्स चूंकि कांस्टेंट है तो वो 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास EB1 ओवर EB2। अगर N2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है तो N1 डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो 978 आरपीएम आएगा। सो पहले अगर वो 1000 आरपीएम पे मूव कर रही थी तो जब आपने लोड लगा दिया तो 978 आरपीएम में वो रोटेट करेगी, जो कि ऐसा ही होता है नो लोड में आपकी स्पीड ज्यादा होती है और जब आप लोड लगा देते हो तो स्पीड जो है वो स्लाइटली कम हो जाती है। बच्चे यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन? Anyone have question please? चलो जी नहीं है तो मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। अच्छा अब ये है प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन, आप लोग एक हमारे पास 6 पोल लैप पाउंड शंट मोटर है, 6 पोल्स लैप पाउंड शंट मोटर है हमारे पास। बाउंड लैप बाउंड का आपको पता है ना कि ये जो ए की वैल्यू होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि लैप बाउंड है या वेव बाउंड है। तो लैप बाउंड के केस में नंबर ऑफ पोल्स जितने होंगे उस हिसाब से हम उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है जी। तो 6 पोल है तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास ये इसके केस में 6 ही हो जाएंगे।
A lap wound shunt motor has 500 conductors. कितने हैं? 500 उसके कंडक्टर्स हैं जी। ठीक है जी। The armature and shunt resistance are 0.05 ohm and 25 ohm respectively. Find the speed of the motor if it takes 120 amperes from 100 volt DC supply. सप्लाई कितनी 100 वोल्ट की और करंट कितना ले रहा है? आपका मोटर जो है वो लोड करंट 120 एम्पीयर ले रही है। फ्लक्स पर पोल इज 20 मिली वेबर्स। ठीक है जी। फ्लक्स बता दिया गया हमारे पास कितना है? 20 मिली वेबर्स। तो सबसे पहले हम शंट करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। ये हिंट्स मैंने बताए हुए हैं। तो कौन बताएगा? वासिफ बताएगा कि शंट करंट कैसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा इस केस में। जी बच्चे। आवाज आ रही है? जी वासिफ, आप माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज? जी बच्चे, नाजिश फातिमा 5601, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कितना शॉर्ट करंट होगा? सर वो तो कैलकुलेट करके बताएंगे, इसका फॉर्मूला पुट चीजें करके। आपके सामने पड़ी हुई हैं। क्या 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 शंट करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सिर्फ फार्मूला बता दें। सर इसका फॉर्मूला याद नहीं है अब। बच्चे, करंट ओम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। क्या हो गया? अगर आपको शंट रेजिस्टेंस और अप्लाइड वोल्टेज पता हो तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यस सर। तो कितना है शंट करंट आपका, कितना है? अप्लाइड वोल्टेज कितने हैं जो आपको सामने नजर आ रहा है? कितने? 100 है। 100 वोल्ट्स। और शंट रेजिस्टेंस कितनी है? 25 ओम। 25 ओम। तो 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 एम्पेयर आपका क्या होगा? शंट करंट होगा। शंट करंट। ठीक हो गया जी। किस? अब हसीब बताएगा बच्चे कि आर्मेचर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हसीब। क्या आ जाएगा बच्चे? पिछली एग्जांपल को पिछली एग्जांपल को जेहन में रख ले, आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहले मैं बता चुका हूं कि अब आपके पास दो चीजें आपको पता चल गई है। लोड करंट भी आपको पता चल गया है, शंट करंट भी पता चल गया है। अब आपने आर्मेचर करंट कैलकुलेट करना है। क्योंकि बच्चे, आर्मेचर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है आगे जाके। एक लोड की तरफ जा रहा है, दूसरा शंट की तरफ जा रहा है। तो दोनों करंट आपको पता चल चुके हैं। अब आपने आर्मेचर करंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सर आई लोड माइनस आई शंट। हाँ जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट वहाज। क्या करना है आपने? लोड करंट में से पिछली एग्जांपल में करवाया है यार, का सो जाते हैं तुम लोग। पिछली एग्जांपल में बताया है कि लोड में से शंट करंट माइनस कर दें। तो लोड करंट हमारा कितना है? 120 एम्पेयर, ये लिखा हुआ है। और शंट करंट हमने अभी कैलकुलेट किया जो कि 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 एम्पेयर था। तो इसको माइनस कर देंगे तो 120 माइनस 4, ये आपका 116 एम्पेयर आपका आ जाएगा आर्मेचर करंट। ठीक है जी। अच्छा जी, गुलाम मुजतबा 5631, अब आप बताएं बैक ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5631 गुलाम मुजतबा। हारिस गुलाम मुजतबा, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करें प्लीज। ये जो क्लासेस लेफ्ट कर रहे हैं ना, ये एट द एंड आप चेक कर लीजिएगा कि होता क्या है। काशिफ साहब, इसको बता देना। फौरन पॉपअप होता है आपका नोटिफिकेशन, जैसे ही आप क्लास छोड़ते हैं ना तो आपका फौरन नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। वैसे पता नहीं आपकी बारी आ रही है या नहीं आ रही,
वो जैसे ही आप क्लास छोड़ते हैं, मिस करते हैं, वो नोटिफिकेशन में पॉप अप हो जाता है, तो फौरन पता चल जाता है कि फलां बंदा भाग गया। अरे जैसे ये गुलाम भाई तो आप चुप करके बैठा हुआ है, नहीं बता रहा, तो कम से कम प्रेजेंट तो है ना, भागने से तो बेहतर है। जुबैर बताएगा 5658। 5658 बच्चे बताएं, बैक ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करनी है आपने। नहीं बता रहे, अजीजुर रहमान बताएगा 5645। अनस साहब बताएं जी 5677। आप भी नहीं बताएंगे, ऐसे ही है बच्चे। मैं आपको सर V माइनस आई आर। V V माइनस माइनस आई आर, V हमारा आई आर पीछे। अब आप देख भी लें अगर, तो बैक ईएमएफ की हमने लास्ट लेक्चर में बात की, तो बैक ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं अप्लाइड वोल्टेज माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है आर्मेचर के अक्रॉस, तो बाकी बैक ईएमएफ हो गया। तो अप्लाइड वोल्टेज आपके है 100 और आर्मेचर के अक्रॉस आपने फाइंड आउट करने, तो आई ए आर ए हो जाएगा। आर्मेचर करंट भी आपको पता है और रेजिस्टेंस भी पता है आपको, तो यहां से आप बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। और अब आपने बताना क्या था, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब बैक ईएमएफ का एक और फार्मूला भी हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक था, ये जो एक्चुअल फार्मूला था बैक ईएमएफ का, स्पीड जिसमें इंक्लूड होती है, वो क्या होता है कि P phi ZN डिवाइडेड बाय 60A। P नंबर ऑफ पोल्स, phi फ्लक्स, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर्मेचर में, और A क्या है जो आपका लैब बाउंड और वेव काउंट। लैब बाउंड के केस में A इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है, और वेव बाउंड के केस में इसकी वैल्यू 2 होती है। तो यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बैक ईएमएफ को आपको पहले ही पता है, तो यहां से आपने बाकी सारी चीजें आपको पता चल गई, यहां से आपने बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक हो गया जी, कर लेंगे ये लोग आप। जी सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये मैंने हिंट दिए हुए हैं, आप हिंट मैंने दे दिए हैं, करने आप लोगों ने खुद सॉल्व है, और अगर आपसे ना सॉल्व हो तो मैं हाजिर हूँ, जहां मर्जी आपको जरूरत हो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं करनी मैंने कि हर तरह का क्वेश्चन हर दफा आपको करवाया जाए। मैं हिंट दे दूंगा कि कौन सा फार्मूला कहां पर क्या चीज यूज होनी है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आ डीसी सीरीज मोटर ऑपरेट एट 800 आरपीएम, 800 आरपीएम पे ऑपरेट हो रही है, और उसका जो लाइन करंट है वो कितना है 100 एम्पेयर, जो वो लाइन करंट ले रहा है फ्रॉम 230 वोल्ट मेन सप्लाई भी बता दी। इट्स आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस आर्मेचर की भी और फील्ड की भी 0.15 और 0.01 ओम है। फाइंड द स्पीड एट विच मोटर रन्स एट लाइन करंट ऑफ 250 एम्पेयर। अब हमने लाइन करंट फाइंड आउट करना है, सॉरी स्पीड फाइंड आउट करनी है जब हमारा लाइन करंट 250 एम्पेयर होगा, assuming flux at this current is 45% of the flux at 100 एम्पेयर। तो अगर हम एक्चुअल वाले फ्लक्स को 1 ले लेते हैं तो ये कितना होगा 45% होगा उसका, यानी कि 0.45 होगा उस फ्लक्स का जो 100 एम्पेयर से था। तो इसका हिंट था स्पीड रिलेशन। स्पीड रिलेशन आपने देखा था जिसमें वो बताया गया था कि N2 over N1 is equal to EB2 over EB1 मल्टीप्लाइड बाय phi1 over phi2। तो यहाँ पर आपको फ्लक्सेस भी बताए दिए गए हैं दोनों, phi1 phi2 भी। phi1 अगर 1 है तो phi2 45% है उसका, यानी कि 0.45 है। स्पीड भी आपको आपने कैलकुलेट कर लेनी है EB1 और EB2। कैसे कैलकुलेट करनी है, अप्लाइड वोल्टेज आपको पता है, और उसके अलावा आपको
आर्मेचर करंट बता दिया गया है जो कि लाइन करंट के इक्वल ही है, दूसरे केस में 25 एम्पेयर है, और रेजिस्टेंस आपको दो दे दी गई है जो कि क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये ओवरऑल अगर आपने बैक ईएमएफ कैलकुलेट करनी जो कि बैक एमईएफ का फार्मूला था V माइनस IA अब IA की जगह पे अगर आप EB1 कैलकुलेट करें तो 100 एम्पेयर ले लें, और अगर EB2 कैलकुलेट करें तो 25 एम्पेयर ले लें। रेजिस्टेंस आपकी सेम रहेगी दोनों केसेस में 0.15 प्लस 0.1 ओम, यानी कि ये सीरीज में दोनों ऐड अप हो जाएंगी। तो इससे आप EB2 और EB1 ले लेंगे और फिर आप स्पीड रिलेशन के जरिए जो कि N2 ओवर N1 इज इक्वल टू EB2 ओवर EB1 मल्टीप्लाइड बाय phi1 बाय phi2 है, यहां से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, करवा दिया है मैंने जस्ट आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर अब ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपने, जिसमें अब मैं हिंट भी नहीं दे रहा, ये अब आपने पीछे वाली एग्जांपल्स को देखते हुए उनको समझते हुए इनको सॉल्व करना है। A 220 volt shunt motor takes 6 amperes at no load and runs at 750 amperes। ये पहले वाली एग्जांपल से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है। Resistance of shunt feet is 110 ohm and that of armature is 0.25 ohm। Calculate the speed when loaded and taking a current of 52 amperes। Assume the armature reaction weakens the flux by 4%। फ्लक्स कितना कम होता है? 4%। आंसर मैंने बता दिया कि 740 आरपीएम होगा। तो ये आपने सॉल्व कर लेना है हसीब, ओके। ये बच्चे मुझे आप लोगों के फीडबैक के लिए ये जरूरी था कि आपको इस तरह से लेकर चलूं, क्योंकि आप लोग जो है ना वो प्रॉपर फीडबैक दे नहीं रहे, चीजों को सॉल्व करते नहीं है, शायद आपके पास टाइम ही नहीं, बहुत मिनिमम है। लेकिन बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे आज के, अगर आप एग्जांपल्स आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे और उनको कहीं नोट्स बना के रख लेंगे तो ये पेपर्स के दिनों में आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अच्छा जी, आगे दूसरा एक और असाइनमेंट है, उसमें क्वेश्चन है अ 230 वोल्ट शंट मोटर एज आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, यानी कि शंट की जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो 0.5 है RA और फील्ड रेजिस्टेंस उसकी 115 ओम है। नो लोड के ऊपर जो स्पीड है वो 1200 आरपीएम है, आर्मेचर करंट 2.5 एम्पेयर है, और जब आप इसको लोड करते हैं, इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो स्पीड कम होकर 1120 आरपीएम हो जाती है, और लाइन करंट और इनपुट आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। इनपुट पावर आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पावर भी आ जाएगी। तो आंसर्स मैंने बता दिए हैं कि लाइन करंट आपका 33 एम्पेयर होगा और पावर 80-50 वॉट्स होगी। तो ये आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। ओके, ऐसे ही आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें प्लीज।